गुड इवनिंग बच्चों। जनवरी महीने का असाइनमेंट आ चुका है। क्लास 10वीं, विषय गणित। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यहाँ पर मिले हैं, पांचों क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है घन आपका, दूसरा क्वेश्चन आपका गोले से रिलेटेड है, बेलन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्षेत्र मिति से बेलन और गोले को कवर करते हुए ये असाइनमेंट दिया गया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़े से बेसिक्स समझा दूँ। एक्चुअल में हमको पढ़ने होते हैं पहले बेलन, शंकु, गोला, है ना, और घन, घनाभ, ये सब पढ़ने होते हैं, अर्धगोला, ये सब पढ़ने होते हैं। पर मैं साथ साथ में सूत्र बताते जाऊँगा। फिलहाल बेलन और गोला आप अपने से पहले देख लीजिए कि यहाँ पर ये क्या होते हैं, कैसे समझा जाता है, फिर उसके बाद इनको सवालों में देखेंगे। ठीक है, बेलन ऐसा होता है कुछ। ठीक है, बेलन बनता किससे? एक आयत से। ये अंदर देखिए एक आयत है, ये आयत हो गया। एक पन्ना फाड़ लीजिए अपना, है ना, कॉपी से, और उसको आयत समझकर, आयत तो वो है, उसको आयत लेकर, जैसे कि समझ लीजिए ये एक आयत है। ठीक है, ये एक आयत हो गया, और इस आयत को या तो उसकी लंबाई या फिर चौड़ाई, या फिर मैं लंबाई के सापेक्ष इसको मैं नियत रख देता हूँ। ठीक है, ये लंबाई इसकी नियत हो गई। अब इसको आप घुमाइए। जैसे इसको घुमाएंगे, ये जो निचला हिस्सा है ये एक वृत्त बनाता जाएगा। ठीक है, ये क्या बनाएगा? वृत्त। मैं इसको और छोटे में कर देता हूँ, तब शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये एक आयत हो गया, है ना, ये आयत हो गई, उसकी लंबाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई हो गई। इस आयत को इसकी लंबाई के सापेक्ष स्थिर कर दीजिए, और आप इसकी चौड़ाई को रोटेट करवाइए। ठीक है, ये उसकी चौड़ाई हो गई, ये रोटेट हो रही है। ठीक है, तो ये रोटेट हो रही है, तो चौड़ाई का जो ये जो बिंदु है, अंतिम बिंदु, ये क्या बना रहा होगा? एक वृत्त बना रहा होगा। ठीक है, ये केंद्र बन रहा होगा, और ये क्या बना रहा है? एक वृत्त बना रहा है। तो इस प्रकार ऊपर और नीचे दो वृत्त बनते चले जाते हैं, और अंदर एक वक्रपृष्ठ तैयार होते चले जाता है। जैसे ये वाला पोर्शन है, तो ये क्या बनाता चला जाएगा? एक वक्रपृष्ठ, ऐसा कुछ घेरा बनाते चला जाएगा। ठीक है, इस घेरे को आप जितना ऊपर और नीचे सोचेंगे, नीचे में एक आधार बनेगा, ऊपर में भी एक आधार बनेगा, जो वृत्ताकार आधार होगा। तो दो वृत्ताकार आधार होते हैं। वृत्ताकार आधार है, दैट मीन्स उसकी त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या आर है ना, इसको भी आप आर पढ़ सकते हैं त्रिज्या को, और उसकी एक ऊंचाई होगी। ठीक है, तो आयत से बनता है बेलन, और ये उसकी ऊंचाई हो गई। अब वक्रपृष्ठ किसको बोलते हैं? जैसे ये आयत है, ठीक है, इस आयत को या तो मैं लंबाई के सापेक्ष मोड़ दूं। ठीक है, इसको मैं या तो लंबाई के सापेक्ष मोड़ दूं, तो भी एक बेलन बन जाता है। देखिए इसको बेलन बोलते हैं, ये होता है सिलेंडर, ये आधार वृत्ताकार, ये भी आधार वृत्ताकार। ठीक है, जैसा भी आप समझ सकते हैं इसको, है ना, ये बेलन जैसा इसको आप कल्पना कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए कि ये बेलन है। ठीक है, अगर मैं इसको लंबाई के सापेक्ष ना मोड़कर इसकी चौड़ाई के सापेक्ष मोड़ दूं, चौड़ाई के सापेक्ष इसको रोटेट कर दूं, घुमा दूं, तब भी ये क्या बनेगा? तब भी ये बेलन बनेगा। इसका आधार वृत्ताकार, ये भी आधार वृत्ताकार, और ये उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है? जब आप बेलन के ऊपर ढक्कन नहीं लगाते हैं, यानी कि ये बेलन है और इसका ऊपर का हिस्सा ये ढक्कन हो गया, और ये नीचे का हिस्सा उसका ढक्कन हो गया, जिसको हम आधार बोलते हैं। जब आप इसके आधार नहीं लगाते हैं तो ये खोखला रहता है, मतलब ये अभी संपूर्ण नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो बॉडी दिख रही है बिना ढक्कन के, इसको हम बोलते हैं वक्रपृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ किसको बोलते हैं? जब हम ऊपर में एक वृत्ताकार ढक्कन मैं यहाँ पर ला दूँ, वृत्ताकार एक वो ला लूँ जिसको अपन इसके ऊपर ढक सकें, तो यहाँ पे भी ढकोगे और यहाँ पे भी ढकोगे, तो ये पृष्ठ फिर हो जाएगा संपूर्ण। ठीक है, अब कहीं से पानी अंदर नहीं घुस सकता और कहीं से पानी बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन किसको बोलते हैं? इस पूरे हिस्से में जैसे मैं पानी भरना स्टार्ट किया, तो पानी जैसे जैसे नीचे जाएगा, नीचे से वो ऊपर आना चालू होगा। ठीक है, पानी निचले हिस्से में जाकर ऊपर आना स्टार्ट होगा और यहाँ तक पूरा भरेगा। तो कितना पानी इसमें आ जाता है, कितना तरल पदार्थ इसमें आ सकता है, वही उसका आयतन कहलाएगा। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ किसको बोलते हैं? ये जो हिस्सा है इसी को वक्रपृष्ठ बोलते हैं। इसको जैसे आप मोड़ेंगे बेलन तो बन जाएगा, परंतु ढक्कन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h। ठीक है, इसमें क्या मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 2πr मिलता है ना, यानी कि परिधि मिलती है और ऊंचाई मिलता है। आधार का परिमाप रहेगा। ठीक है, ये आधार आके परिमाप ले लिया, और ऊंचाई, बस। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ बना रहे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए दो ढक्कन आप जोड़ देंगे, तो 2πr यानी कि इस वक्र पृष्ठ में दो ढक्कन और जोड़ दिए, तो क्या बन जाएगा? 2
पाई आर एच वक्र पृष्ठ में दो ढक्कन यानी कि दो वृत्त का क्षेत्रफल आप जोड़ेंगे। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो दो बार पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे आप, क्योंकि दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो यहाँ से 2 निकला, पाई निकला, एक आर निकला, तो ये हो जाता है 2 पाई आर कोष्टक में एच धन आर। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो गया, किसका, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। ठीक है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये याद रखने का तरीका है कि यहाँ पर पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है और ऊंचाई। जैसे जैसे आप पानी डालेंगे, सोचिए जैसे आप यहाँ से पानी डालना स्टार्ट किए, पानी सबसे पहले नीचे कौन सा घेरा लेगा, वृत्ताकार घेरा लेता जाएगा, अपना आधार पहले जनरेट करेगा, फिर उसके बाद उसी आधार को ऊपर तक पहुँचाएगा। जैसे हम एक सिक्के के ऊपर एक सिक्का डालते जाते हैं तो सिक्के के ऊपर सिक्का चलते जाता है और वो क्या बनता है, एक बेलन बनता है। ठीक है ना, एक बेलन बन जाता है सिक्का। रोटी के ऊपर रोटी डालते जाओगे तो एक बेलन बन जाएगा। वैसे ही जैसे यहाँ पानी डालते हो तो पानी वृत्ताकार आकार घेरते घेरते ऊपर आना स्टार्ट करता है, ऊपर आते आते हाइट लेता है। तो पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार आधार लिया उसने, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई लिया, तो इससे मिल गया उसका आयतन। ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ आयतन बेलन के लिए। गोले के लिए, गोला क्या होता है, जैसे आप गोले को तो देखोगे गोला फेंक रहता है, तो गोला इसका पूरा बाहर से पृष्ठ जो होता है वो कहीं से भी खोखला नहीं होता। तो बाहर से जो पृष्ठ है वो पूरा आप छुएंगे, है ना, वो ठोस होता है, अंदर से कहीं भी वो खोखला नहीं रहेगा। तो ये बाहरी पृष्ठ जो है कंप्लीट पृष्ठ कहलाता है। तो उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ सब उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको आधा कर दूं, अर्धगोला, तो अर्धगोला जैसे आप संतरे को सोच लीजिए, संतरा को बीच से काट दिए, तो अब संतरे का आधार कैसा दिखेगा, अब यहाँ से वृत्ताकार दिखेगा। अभी कहीं आधार दिखता है, नहीं दिखता। जब आप गोले को रखेंगे तो वो ढुल जाता है, कहीं स्थिर नहीं हो पाता। पर अर्धगोला स्थिर हो सकता है। अर्धगोले को जैसे जैसे आपने गोले को बीच से काट दिया तो एक अर्धगोला मिला कटोरा टाइप का, तो उसको जब आप ऐसे रखेंगे तो वो रुक जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आधार होता है, पर इसका आधार नहीं होगा, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ भी नहीं होता। पृष्ठीय क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ कहलाता है और वही संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। और इसका सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र याद रखेंगे। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, अर्धगोला यहाँ पर नहीं दिया है क्वेश्चन, इसलिए मैं अर्धगोला नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज अर्धगोले के बारे में भी हम पढ़ सकते थे। आ जाइए क्वेश्चन में, घनाभ के बारे में तो आप जानते हैं। एक घनाभ दिया गया है जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। उसको पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाला और 2 सेंटीमीटर मोटाई वाला कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, इतने व्यास वाले और इतनी मोटाई वाले। सबसे पहली बात, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन असाइनमेंट में आए हैं वो सब क्वेश्चन क्या है, पिघलाकर बनाने वाले क्वेश्चन है ज़्यादातर। ठीक है, तो पिघलाकर बनाए गए क्वेश्चन के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आप लोगों को बता दूं। पिघलाने वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आयतन बराबर होता है। ठीक है, याद रखेंगे, जो भी क्वेश्चन पिघलाने वाले होंगे, पिघलाकर, उसमें आप याद रखेंगे आयतन बराबर रखेंगे। जैसे ए को पिघलाकर बी बनाया गया, तो ए और बी का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। आयतन क्या रहते हैं यहाँ पर, बराबर रहेंगे। ठीक है, पिघलाने वाले जो भी क्वेश्चन है उनमें आयतन बराबर रखते हैं, ये सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आ जाइए, यहाँ पर अपन घनाभ को पिघलाकर बना रहे हैं। चलिए पहले तो मैं दिया गया लिख लेता हूँ। दिया है भाई, घनाभ की लंबाई इसको ले लेते हैं, चौड़ाई इसको ले लेते हैं, इसको ऊंचाई ले लेंगे। ठीक है, ये घनाभ बना रहा हूँ मैं। ये बन गया घनाभ। 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई, 5 सेंटीमीटर या 3.5 जो भी लेना चाहे, 3 बीमा होती है इसकी। ये चौड़ाई आप ले लीजिए, इसको 3.5 सेंटीमीटर ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटा दिख रहा है, और इसको आप ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ऐसा हमने ले लिया। ठीक है, तो इस घनाभ को पिघलाकर क्या कर रहे हैं हम, गोला बना रहे हैं। गोला नहीं, क्या बना रहे हैं हम, सॉरी, पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। सिक्के, सिक्के कौन से शेप के होते हैं, सोचिए, मोटाई के सिक्के दे रहा है। ठीक है, तो सिक्का जो है वो ऐसा रहेगा। इसको पिघलाकर क्या बनाया गया है, इसको पिघलाकर ये सिक्का बनाया गया। सिक्का कैसा दिखेगा, सोचिए, मोटाई वाला सिक्का है ना, तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा।
₹5 के सिक्के को देखें आप, कैसे मोटा दिखता है, बेलनाकार होता है वो एक प्रकार से। हालांकि उसकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए समझ नहीं आता। यहाँ पर हाइट का मतलब है उसके मोटाई से, ठीक है। तो कुछ ऐसा वो दिखेगा, है ना, सिक्का जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये 2 सेंटीमीटर मोटाई वाला, 2 सेंटीमीटर मोटाई वाला और 1.7 सेंटीमीटर व्यास वाला, ये पूरा 1.7 सेंटीमीटर, 1.75 सेंटीमीटर ये पूरा व्यास है। तो ये ऐसे कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इनको पिघलाकर ऐसे कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं हमको नहीं मालूम, हम मान के चलते माना n सिक्के बनाए जा सकते होंगे, ठीक है। तो माना n सिक्के ऐसे बन गए हैं, इनको पिघलाकर n सिक्के बनते हैं। क्या दिया गया है, घन आपकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और सिक्के के बारे में क्या दिया हुआ है, सिक्के की मोटाई दी गई है, कितनी दी गई है सिक्के की मोटाई, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिक्के के बारे में जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। व्यास कितना दिया हुआ है, 1.75 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या तो निकाल सकते हैं, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो व्यास बटे 2 यानी कि 1.75 बटे 2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या हो गई सिक्के की। अब सिद्धांत क्या बोलता है, हमको क्या ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है, दिया गया है के बाद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सिक्कों की संख्या, बनाए जाने वाले सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगाएंगे। सूत्र या सिद्धांत क्या है, पिघलाने वाला, ठीक है। सूत्र या सिद्धांत क्या है, यहाँ पर पिघलाकर बनाया जा रहा है, घनाभ को पिघलाकर एक सिक्का बनाया जा रहा है, ठीक है। तो घनाभ को पिघलाकर सिक्के बनाए जा रहे हैं, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर होगा किसके, सिक्कों के आयतन के। कितने सिक्के हैं भाई, सिक्कों के आयतन के, ठीक है। कितने सिक्के हैं, हम मान रहे हैं कि n सिक्के हैं। अगर मान लो इसको पिघलाकर 2 ही सिक्के बनते तो इसका आयतन, इस पूरे बड़े घनाभ का आयतन 2 सिक्कों के आयतन के बराबर होता, है ना। अब इनको पिघलाकर कितने सिक्के बनाए जा रहे हैं वो हमको नहीं पता, हम मान के चल रहे माना n सिक्के बनाए जाते हैं, तो उन n सिक्कों के आयतन के बराबर होगा। मतलब कि घनाभ का आयतन उन n गुना सिक्कों के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन हम सूत्र डालते हैं, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई बराबर n गुणा सिक्कों का आयतन। सिक्का क्या है, बेलनाकार है, सिक्का जो होता है वो बेलन होता है, एक प्रकार से बेलनाकार शेप लेगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया पाई आर, मतलब उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 1.75 बटे 2, इसकी घात 2, पाई आर स्क्वायर एच बोले तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई का मान यहाँ से डालिए, कितना हो जाएगा 10, गुणा चौड़ाई का मान डालिए, कितना हो जाएगा 3.5, गुणा ऊंचाई का मान 5.5, n गुणा ये हो जाएगा 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, गुणा ये हो जाएगा 1.75 बटे 2 गुणा 1.75 बटे 2, इसकी घात 2 है इसलिए 2 बार, और ये गुणा 2, ठीक है। अब ये 2 से 1 2 काट दो, और इस 2 एकम 2 से 2 11 22 को काट दो, तो 11 आ गया। अब क्या क्या मिला अपने को, 10 गुणा इसको 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं, दशमलव का 1, दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए 1 शून्य, वैसे 55/10 लिख सकते हैं इसको। इधर क्या हो गया, n गुणा 11/7 गुणा ये इसको लिख लेते हैं 175 बटे दशमलव का 1 लगाया, 2 अंक है तो 2 शून्य लगाया, गुणा फिर 1.75 को 175 लिख लेता हूँ, दशमलव का 1, 2 अंक का 2 शून्य। अब क्या क्या कट सकता है, ये इधर देखिए 100 है, ठीक है, इधर देखेंगे तो 100 है, ये एक 10 से 1 10 काट दो, ठीक है। और इधर आ जाएंगे आप, बाकी सबको इधर आप भेज सकते हैं, है ना। n का मान निकालना है अपने को, सिक्कों की संख्या n का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे आप काटापेटी कर सकते हैं, जैसे 7 से 175 को काटने की कोशिश कीजिए, कटता है, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 17 के ऊपर 14 बैठा, 3 बचा, 35 हुआ, 7 पंचे 35, तो 25 बार में पूरा का पूरा चला गया। क्या क्या बचा,
यहाँ पे बच गया है 35 गुणा 55 बटे में 1 10 बचा, इधर n बचा 11 बचा, ऊपर का 25 बटा और नीचे 100 175 100, ठीक है। ये एक शून्य से एक शून्य नीचे इसे काट दीजिए क्योंकि जाएगा ऊपर तो फिर वो कटेगा ही, तो एक शून्य काट दिए और ये 11 एकम 11 11 पंचे 55, ठीक है। ये 5 बार में कटा। अब n को आपको निकालना है तो n को वहीं रहने दीजिए, जो भी है उधर पक्षांतर कीजिए। इधर 35 है, 5 बचा है, ये नीचे का 10 आएगा और ये 100 यानी कि 1000 और ये ऊपर का 25 आएगा गुणित 175 आएगा, ठीक है। अब काटा पीटी करिए और n का मान आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 25 एकम 25 25 चौक 100 25 चौक 100 और 25 शून्य शून्य, ठीक है। इसको देखिए ज़रा, 5 पंचे 25 का 5 हाथ लगा दो, 5 दिए 15 तो 17, ये 175 है। 35 पंचे 175 175, ये दोनों कट गए, बचा 40। तो n का मान कितना आ गया 40। ये जो n था यही था सिक्कों की संख्या। अतः सिक्कों की संख्या हमने क्या माना था, सिक्कों की संख्या n बराबर कितना 40। मतलब 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं इस मोटाई के, ठीक है। जैसे जैसे मैं मोटाई बड़ी करूंगा, त्रिज्या बड़ी करूंगा, तो सिक्कों की संख्या अब कम होते चली जाएगी, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े और मोटे मोटे सिक्के अब कम बनने स्टार्ट होंगे, है ना। तो जैसे मोटाई बढ़ा दोगे तो सिक्कों की संख्या कम होते चली जाएगी, मोटाई और कम कर दोगे तो और सिक्के बन जाएंगे उसमें से, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया, ये आंसर वाली लाइन हो गई, ठीक है, कि भाई सिक्कों की संख्या क्या है, n बराबर 40 है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन में। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियां हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, ठीक है। बड़े गोले की त्रिज्या आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है भाई, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कुछ ऐसी छोटी सी एक गोली रहेगी। कितनी गोली है ये 64 गोलियां हैं, ठीक है। ये जैसे 3 ही तो बना रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद ऐसे डैश 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 करते करते कितनी गोलियां हैं, 64 गोलियां हैं। और इन गोलियों को पिघलाकर, इनको भाई पिघलाया गया है ना, पिघलाकर क्या बनाया गया है, एक बड़ा गोला बनाया गया, ठीक है। अब आप बताइए कि इस बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है। इस बड़े गोले की त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेते हैं और इन छोटे गोलियों की त्रिज्या हम स्मॉल r मान लेते हैं। सब 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ही है ना, और 64 ठो गोलियां हैं। भले ही थोड़ा छोटा दिख रहा है पर आपको समझना है कि ये सब 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियां हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है भाई, दिया है कि छोटी गोलियों की संख्या, छोटी गोलियों की संख्या 64 हो गई और छोटी गोलियों की त्रिज्या कितनी हो गई, गोलियों की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और गोलियों की संख्या कितनी, 64, गोलियों की संख्या कितनी है, 64 ठो गोली है। बड़े गोले की त्रिज्या हमको नहीं पता, बड़े गोले की त्रिज्या ये हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख लीजिए ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, बड़े गोले की त्रिज्या। तो भाई सिद्धांत और सूत्र क्या बोलते हैं, पिघलाने वाला सिद्धांत है यहाँ पर, ठीक है। तो सूत्र और सिद्धांत ये बोलते हैं कि 2 सेंटीमीटर वाली कितनी गोलियां थी, 64 गोलियां, तो उन 64 गोलियों का आयतन अकेला उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। उस 64 गोलियों का जो आयतन है, पिघलाने वाला नियम क्या बोलता है, आयतन बराबर कर दो। इस 64 गोलियों का आयतन क्या हो जाएगा, बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो एक गोली का आयतन कितना है, 2 सेंटीमीटर की जो एक गोली होगी उसका आयतन क्या होगा, गोली है मतलब गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3। ये जो r है वो छोटे गोले की त्रिज्या के लिए उपयोग किया जाएगा। और ऐसी कितने 64 गोलियां हैं, तो 64 गुना करोगे उस आयतन को, ठीक है। एक तो जैसी बाटी होती है ना, बाटी कंचे है ना, वैसी बहुत सारे कंचे होते हैं, तो वैसी 64 कंचे अगर ला लूँ, है ना, तो 64 गुना करोगे, एक का आयतन निकालो और उसको 64 गुना कर दो, तो 64 गोलियों का आयतन हो जाएगा, ठीक है। और इधर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई r की घात 3, कैपिटल R लिखेंगे, उसका कैपिटल आयतन, बड़े गोले का त्रिज्या कितना लिया है अपन ने, कैपिटल R लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़े गोले की त्रिज्या r जो है आपको वो फाइंड करना है। 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों साइड काट दो, काट दिए, बचा क्या 64 गुना r, छोटा वाला r पता है आपको 2 की घात 3 बराबर, ये कितना हो जाएगा r की घात 3।
ये हो गया 64, इसको हम लिखते हैं 4 की घात 3, लिख सकते हैं ना, 4 4 4, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 गुना 4 16 होता है, फिर 16 चौक 64, तो ये 64 आ गया। 4 की घात 3, 2 की घात 3 बराबर r की घात 3। ठीक है, आप चाहें तो घात से घात काट सकते हैं, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, r बराबर 4 गुना 2 यानी कि 8। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, इसको ऐसा भी कर सकते थे, r की घात 3 बराबर 4 गुना 2 पूरे की घात 3। तो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, घाते बराबर हो तो आधार भी बराबर होंगे, तो r बराबर 4 गुणित 2 यानी कि 8। 8 क्या, सेंटीमीटर। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर, ये उत्तर है। तो आंसर वाली लाइन लिखेंगे, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी, 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा प्रश्न। एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। एक बड़ा गोला है 12 सेंटीमीटर का, उसको पिघलाना है। ठीक है, उस गोले से छोटे छोटे कितने गोले बनाए जा सकते हैं बोल रहा है, तो 6 सेंटीमीटर के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, मतलब ये वही पिघलाने वाले है, पिघला कर ही आप नया आकार दोगे ना, तो पिघलाने वाला ही क्वेश्चन है ये। आ जाइए सॉल्यूशन में। भाई एक बड़ा गोला है, ठीक है, एक बड़ा गोला है, उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा गोला आर ले लेते हैं, उसकी त्रिज्या दे दी है 12 सेंटीमीटर। इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बना सकते हैं, 6 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा होगा, उसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ये आर हो गया छोटी थी। ठीक है, इसकी त्रिज्या अपन आर मान लिए, छोटा वाला। ऐसे कितने गोले बना सकते हैं हमको नहीं पता, माना एन गोले बनते होंगे। ठीक है, तो इसको पिघलाकर कितने गोले बना रहे हैं, ऐसे वाले छोटे एन गोले बना जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, दिया भाई बड़े गोले का त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर बराबर 12 सेंटीमीटर, और छोटे गोले की त्रिज्या, छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर माने हैं, और वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बस उसकी संख्या नहीं पता। आपको क्या ज्ञात करना है, छोटे गोले की त्रिज्या, क्या ज्ञात करना है, छोटे गोले की त्रिज्या नहीं, छोटे गोले की संख्या ज्ञात करना है। छोटे गोले की संख्या हम मान लेते हैं, माना n, माना n, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं भाई इस बड़े गोले को पिघलाकर n ऐसे छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो सूत्र और सिद्धांत क्या बोलते हैं भाई, पिघलाने वाला जो सूत्र है, पिघलाने वाला जो सिद्धांत है, वो हमें यही बताता है कि इस बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे जितने भी गोले बने होंगे, छोटे वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ऐसे जितने भी गोले बने होंगे, उन सब के आयतन के बराबर होगा। हमको नहीं पता कितने गोले बने, तो हमने मान लिया n गोले बने, तो उन n गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो बराबर होगा n गुणित छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। तो बड़े गोले का आयतन भाई, सूत्र तो गोले का आयतन ही लगाऊंगा मैं, पाई r की घात 3 डालूंगा, बड़े गोले की त्रिज्या r है, तो ये n गुणा छोटे गोले का आयतन, भाई गोले का ही आयतन है, 4/3 पाई r की घात 3 लगाऊंगा, सिर्फ त्रिज्या का फर्क पड़ेगा बस। ठीक है, ये तो कांस्टेंट होता है, यही बस बदलेगा। इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, तो यहाँ स्मॉल आर लिखूंगा, यहाँ पे त्रिज्या को बड़े आर लिखूंगा। 4/3 पाई, 4/3 पाई दोनों साइड से गया। आर का वैल्यू आपको पता है कितना है, 12 की घात, ये आर की वैल्यू 12 है, तो 12 की घात 3 हो गया। एन गुणा आर, ये छोटा वाला आर कितना है, 6, तो 6 की घात 3। एन का मान आपको निकालना है, तो गुणे में जो 6 की घात 3 है उसको भाग में डाल दो, तो 12 की घात 3 बटे 6 की घात 3, तो एन का मान यानी कि संख्या निकल जाएगी 12/6 पूरे की घात 3 कर दीजिए। 12 की भी घात 3 है, 6 की भी घात 3 है, तो 12/6 पूरे की घात 3। अब यहीं पे काटापेटी कीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2 की घात 3 दिख रहा है मेरे को। ठीक है, काटापेटी करके 2 की घात 3 मतलब होता है 8, तो n बराबर 8, मतलब कितने कितने गोले बनाए सकते हैं, ऐसे 8 गोले बनाए सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप, ऐसे 8 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे 8 गोले बनाए सकते हैं 6-6 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई उसकी कितनी है, 120 सेंटीमीटर।
पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। पूरे मैदान को चलने में या चरने में रोलर 500 चक्कर लगाता है। तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, सब एक्सरसाइज के प्रश्न है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये भाई रोलर की बात कर रहा है। रोलर कैसे होते हैं? रोलर आप देखे होंगे, एक तो हैंड रोलर भी रहता है और एक गाड़ी में बंधा हुआ रोलर रहता है, घास काटने के लिए रहता है पूरा, है ना। तो रोलर ऐसा रहता है, बेलनाकार शेप का रहता है, उसकी लंबाई होगी और आधार तो आप जानते ही हैं, पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसा रहेगा, है ना। रोलर ऐसा बेलनाकार ही रहेगा। ठीक है, ऐसे चलेगा, वो ऐसे चलेगा और घास काटते जाएगा और मैदान को समतल करते जाएगा। तो ऐसा कोई रोलर रहेगा। ठीक है, तो उस रोलर का लंबाई कितना है? 120 सेंटीमीटर और व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर। व्यास बोले तो उसका जो आधार होगा उसका व्यास, ठीक है, वृत्ताकार आधार रहता है उसका व्यास। तो रोलर मैदान में एक बार पूरा चलने में 500 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो रोलर जो होगा वो ऐसा होगा, बेलनाकार शेप का ऐसा कोई रोलर होगा। ठीक है, और ये रोलर ऐसे घूमेगा, ठीक है, मैदान में, ठीक है, चारों तरफ। और मैदान जो है वो, मैदान का क्षेत्रफल हमको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। ठीक है, तो जनरली मैदान तो अपना वृत्ताकार ही होता है। ठीक है, तो ये रोलर जब एक चक्कर लगाएगा, ऐसे 500 चक्कर लगा के मैदान को पूरा कंप्लीट करता है, वो मैदान को पूरा चरता है, मतलब मैदान को पूरा घास उखाड़ पाता है। ठीक है, तो पूरे मैदान में चलेगा वो। ये मैदान हो गया, ये मैदान हो गया और रोलर यहाँ से चल रहा है। ठीक है, रोलर चल रहा है, ये रोलर पूरा यहाँ चला, फिर अंदर चलेगा, फिर पूरा क्षेत्र में वो कवर करेगा। रोलर पूरे क्षेत्र में क्या करेगा? कवर करेगा। तो मैदान के पूरे क्षेत्र में रोलर क्या कर रहा है? चल रहा है। ठीक है, तो मैदान जितना भी रहे उसकी त्रिज्या हमको नहीं पता, पर मैदान का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब मुझे ये बताइए, आप एक तर्क लगाइए कि ये जो रोलर है ये एक बेलनाकार शेप का रोलर होता है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी दी गई है? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका व्यास कितना दे दिया गया है? 84 सेंटीमीटर। व्यास अगर 84 तो त्रिज्या उसकी कितनी? 42। ठीक है, इसका आधा कर देंगे सीधा, तो त्रिज्या उसका कितना हो गया? 42 हो गया। ठीक है, तो ये जब घूमेगा, ध्यान दीजिए, आप एक रोलर की तुलना कीजिए, एक रोलर की कल्पना कीजिए। ये रोलर है, ये जब घूमेगा और एक चक्कर मारेगा, तो एक चक्कर मारने से इसका क्या पूर्ण होगा? सोचिए। ये मान के चलिए रोलर है, मैंने इसको यहाँ से चिपका दिया। ठीक है, यहाँ से चिपका दिया, ये रोलर है ना। यहीं से स्टार्ट करता हूँ इसकी गति, इसी लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी गति। ये रखा हुआ है, ठीक है, ये रखा हुआ है। अब जैसे ही ये घूमेगा और एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा, एक चक्कर कब कंप्लीट करेगा? जब यही वाली लाइन वापस ज़मीन में आ जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया इस लाइन को गति करना। ठीक है, और ये चलते चलते इसका एक चक्कर कहाँ कंप्लीट होगा? लगभग यहाँ कहीं कंप्लीट होगा, इस लाइन पे। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और इस लाइन पे ख़त्म हुआ। ये इतना जो क्षेत्र इसने तय किया है, क्षेत्र बोलूँगा मैं, क्योंकि ये पूरा, ये देखो, इसको जब मैं खोलूँगा, इस रोलर को खोलूँगा, तो ये क्या देगा मुझे? ये देगा वक्र पृष्ठ। जो रोलर था वो बेलन था, और बेलन खुलते ही क्या देता है? वक्र पृष्ठ। क्योंकि भाई रोलर को जब आप खोलोगे, ये रोलर है, इसको जब आप खोलोगे तो ये क्या देगा? अपना वक्र पृष्ठ देगा, क्योंकि ढक्कन तो ज़मीन पे चला नहीं है, ढक्कन तो मैदान पे चला नहीं, चला कौन है? उसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं? जो बाहरी आवरण रहता है ना, उसको अपन वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ जो बाहर से दिखता है उसको पार्श्व बोलते हैं। तो वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ, है ना। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है आपका रोलर। और रोलर जब चलेगा तो एक चक्कर मारने पे एक वक्र पृष्ठ देगा। तो ऐसे 500 चक्कर मार रहा है मैदान में, पूरे मैदान में भर के। ठीक है, तो पूरे मैदान में वो अपना 500 चक्कर बिछा दिया है। 500 चक्कर, एक चक्कर में एक वक्र पृष्ठ सौंपता है मैदान को, तो 500 चक्कर में 500 वक्र पृष्ठ नहीं सौंपेगा मैदान को। तो मैदान का पूरा जो क्षेत्रफल है वो 500 बार इसके
वक्र पृष्ठ को सौंपने से मिल जाएगा। यानी कि इसका 500 वक्र पृष्ठ इसके मैदान में झोंक दो तो वो अकेला इस मैदान के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। यानी कि ये एक चक्कर मारता है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक मारा, ये एक चक्कर हो गया, फिर यहाँ तक मारा, ये दूसरा चक्कर, फिर यहाँ तक मारा, ये तीसरा चक्कर, ऐसे करते करते मारा मारा मारा, इधर का पूरा हो गया। अब ये अंदर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये पहला चक्कर, फिर यहाँ का दूसरा, फिर यहाँ का तीसरा, फिर यहाँ का तीसरा, ऐसे करते करते पूरा मारना है भाई। और वो पूरा 500 चक्कर में ये मैदान कंप्लीट कर पाता है, यानी कि मैदान की सफाई कर पाता है वो, ठीक है। तो ऐसे कितने वक्र पृष्ठ दिया, एक चक्कर में एक वक्र पृष्ठ सौंप देता है मैदान को, तो 500 चक्कर में 500 वक्र पृष्ठ सौंपेगा ना। तो अब यहाँ पर सिद्धांत और सूत्र समझ में आ गया कि इसका 500 वक्र पृष्ठ निकालो, वो अकेला इस मैदान के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या दिया है वो देखते हैं अपन, ठीक है। दिया है रोलर, रोलर जो कि आकार में कैसा होता है भाई, बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार। रोलर का व्यास कितना, 84 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या आर बराबर 42, 84/2 यानी कि 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42 सेंटीमीटर। उसकी ऊंचाई कितनी हुई, रोलर की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब जो सूत्र और सिद्धांत है वो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो मैंने सिद्धांत अभी बताया वो है कि ये पूरा 500 चक्कर लगाता है, एक चक्कर में बेलन अपना क्या देता है, एक वक्र पृष्ठ देता है, ठीक है। तो 500 चक्कर में मैदान को 500 चक्कर देगा, ठीक है। चूंकि बेलन या रोलर, बेलनाकार रोलर एक चक्कर में एक वक्र पृष्ठ देता है, ठीक है। अतः मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितने के बराबर होगा, रोलर का वक्र पृष्ठ, रोलर पूरा 500 चक्कर मारता है तब पूरा मैदान कवर होता है। एक चक्कर में एक वक्र पृष्ठ देता है, तो 500 चक्कर में 500 वक्र पृष्ठ, मतलब पूरे मैदान में चलेगा वो, तो पूरे मैदान में अपना कितना वक्र पृष्ठ सौंप देगा, 500 वक्र पृष्ठ सौंप देगा, और मैदान का आयतन आपको, मैदान का क्षेत्रफल आपको निकल जाएगा। तो ये हो गया 500 गुणा रोलर का वक्र पृष्ठ। रोलर कौन है भाई, बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ पढ़िए इसको। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πRh। तो हो गया 2πr मतलब 42, h मतलब 120, ठीक है। तो हल कर लो इसको, ये हो गया 500 गुणा 2 गुणा पाई मतलब 22/7 गुणा 42 गुणा 120, ठीक है। 7 एकम 7, 7 छक्के 42, गुणा करिए, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। और 12 छक्के 72, या इसको कर लीजिए जैसा भी है, 22 हो जाएगा, और ये 12 छक्के 72 यानी कि 720 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 और ये 72 गुणा 22, 72 गुणा 22 आप अलग से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है ना, और ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ये 4 4 4 8 5 15 84, और ये एक शून्य एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, 15 84, ये 3 शून्य तो लगाया 1 2 3, और ये एक शून्य एक्स्ट्रा था क्योंकि मैंने 22 और 72 को गुणा किया। इतना ये जो क्षेत्रफल है इसका इकाई क्या होगी, वर्ग सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में चल रहा है तो इसको हम पढ़ेंगे वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। पर आंसर किस में पूछा है, वर्ग मीटर में। तो वर्ग मीटर में ज्ञात करना है आपको। आप जानते हैं भाई कि क्या होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो इतना सेंटीमीटर का, ये वर्ग सेंटीमीटर है ना, तो इतना सेंटीमीटर में, जैसे सेंटीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से आप डिवाइड करेंगे। ये वर्ग सेंटीमीटर है तो 2 बार 100 से डिवाइड करिए, यानी कि 15 84 1 2 3 4 बटे 100 गुणा 100। अब ये बन जाएगा वर्ग मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको, जैसे कि ये 200 है, 200 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। आप जानते हो 100 सेंटीमीटर का कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो 200 सेंटीमीटर का, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, इसलिए 200 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 200 एकम 200,
बटे 100, काटापेटी करोगे तो 2 मीटर ऐसा मिलता है। तो वैसे ही 100 से भाग देना पड़ता है मीटर में चेंज करने के लिए, 100 नीचे में आ जाता है। तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मतलब है आपको 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 बार 100 से आप डिवाइड कीजिए, एक शून्य कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा, 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 1584 वर्ग मीटर। ये आ गया मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो आप आंसर वाली लाइन लिख सकते हैं कि भाई मैदान का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ, मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर है या होगा। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एक लोहे की गोली है भाई 6 सेंटीमीटर की, जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 सोच सकते हैं इसको। एक लोहे की गोली है भाई जिसकी त्रिज्या है R2 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक लोहे की गोली है जिसकी त्रिज्या है भाई 10 सेंटीमीटर, R3 पढ़ लो। इन तीनों गोलियों को पिघलाया गया ना, आग में डाल के पिघलाया गया है, और इनसे क्या बनाया गया है, एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया, एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया, ठीक है। बनने वाले बड़े ठोस गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, इसको हम मान लेते हैं R, कैपिटल R। ये आपको ज्ञात करना है। पिक्चर समझ में आ गई, ठीक है। पिघलाने वाला सिद्धांत है, देख रहे हो हर जगह आपको पिघलाने वाला क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे लगभग पिघलाने वाला ही क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया में आप लिख लीजिए भाई, पहली गोली की त्रिज्या, पहले गोले की, गोली बोलो ना, छोटी है इसलिए गोली गोली बोलो। तो पहले गोली की त्रिज्या R1 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे गोली की त्रिज्या R2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और तीसरी गोली की त्रिज्या, तीसरी गोली की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या, ये हमको R ज्ञात करना है, ठीक है। अब सूत्र और सिद्धांत क्या है, वही चीज जो आपको मैंने अभी तक बताया। सूत्र और सिद्धांत जो है वो ये है कि भाई पिघलाने वाला चीज है, क्योंकि 3 गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। तो सिद्धांत क्या होगा कि तीनों गोलियों का आयतन, तीनों गोलियों का आयतन अकेले बराबर होगा उस बड़े गोले के आयतन के, अकेले उस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो तीनों गोलियों का आयतन, यानी कि पहले गोली का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R1 की घात 3 होगा। R की घात 3 की जगह मैं R1 लिखूंगा, प्लस अब धन करूंगा ना, क्योंकि तीनों गोलियों का आयतन आपको जोड़कर बताना है, अलग अलग गोलियां हैं तीनों। 4/3 पाई R2 की घात 3 प्लस 4/3 पाई R3 की घात 3, ठीक है। तीनों का आयतन हो गया है, तीनों का अलग अलग आयतन है, सब जुड़ेगा। तीनों गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो उस बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई R की घात 3, कैपिटल R की घात 3। 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, सब जगह से कॉमन निकल रहा है, 4/3 पाई कॉमन निकला, अंदर बचा R1 की घात 3 प्लस R2 की घात 3 प्लस R3 की घात 3 बराबर, यहाँ से भी 4/3 पाई और ये R की घात 3, इधर का 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसल, इधर हो जाएगा R की घात 3। ये R का मान निकालना है हमको, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इनकी वैल्यूज डालिए। R1 दिया हुआ है कितना है, 6, तो 6 की घात 3, 6 की घात 3, धन ये दिया हुआ 8, तो 8 की घात 3, ये दिया हुआ है 10, तो 10 की घात 3। 6 की घात 3 कितना होता है, 6 छक्के 36, 36 छक्के 216, ठीक है, प्लस 8 की घात 3 कितना हो जाएगा, 8 8 64, और 64 512 होता है मेरे ख्याल से, ये 512 प्लस ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, इक्वल्स टू R की घात 3। अब सबको जोड़ दीजिए, इकाई इकाई जोड़िए, 6 और 2 8, ये हो जाएगा 0 1 1 1 और 1 2, ये हो जाएगा 5 5 2 7, और ये हो जाएगा 1, 1728, और ये हो जाएगा R की घात 3, ठीक है। तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड खोजिए, और उस अभाज्य गुणनखंड से आप R की घात 3 फाइंड करेंगे। मतलब मैं इसको कौन सी संख्या की घात 3 लिखूं, जब 3 3 कटेगा तो R बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो घात 3 के रूप में बनाने की कोशिश करते हैं। तो 1728 का हम क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ रफ वर्क कर लेता हूँ मैं, ऐसा आप नहीं करेंगे, सवाल बनाते रहेंगे, रफ वर्क आपका बगल में होगा, ठीक है, बगल में मतलब रफ में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 1728 का अभाज्य गुणनखंड लेकर चलता हूँ,
ठीक है, 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16। हाँ, कई लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 कर देते हैं। 18 बार में चले जाएगा, 216, 18 दूनी तो 36 होता है, 18 दूनी 216 होगा क्या? नहीं होगा ना, 108 दूनी 216 होता है। तो वही ध्यान रखिए, एक एक अंक को पकड़ के देना है ना भाग, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 27, फिर 3 नियम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 की घात 3 बन रहा है, ये 2 और ये 2, ठीक है। तो क्या क्या आया भाई, 2 की घात 3 आया, ठीक है, फिर 2 की घात 3 आया ये वाला, फिर 3 की घात 3 आया, ठीक है। तो ये हो गया r की घात 3। तो r की घात 3 बराबर 2 गुणा 3 पूरे की घात 3। भाई 2 की भी घात 3 है, 3 की भी घात 3 है और 3 की भी 2 की भी घात 3, 3 की भी घात 3। तो 2 2 3 ये पूरा एक घर में आके अपनी घात 3 करेंगे। तो ऐसा करने से घात कटता है और r का मान कितना आ जाता है, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 r, ये हो गया सेंटीमीटर। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी दिख गई आपको, 12 सेंटीमीटर। तो आंसर लिख लेंगे आप कि भाई बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर है या होगी, ठीक है। इस तरीके से ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जितना अच्छा लगा उतना आप शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि सब लाभान्वित हों, ठीक है। और असाइनमेंट जल्दी से कंप्लीट कीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप सिर्फ उतारिएगा नहीं, इनको समझना भी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर, गुड नाइट।